अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम समीर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं thespian टॉक की एक और सीरीज़, जिसके अंदर आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, अगर हम कभी ये कहा जाए कि पाकिस्तान की जो लॉलीवुड इंडस्ट्री है, यानी कि जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, इसको पाकिस्तान की पहचान बनाने में अगर किसी शख्स का हाथ है, किसी शख्स ने इसको अपनी लिखाई के ज़रिए अगर फ़ौक़ियत बख्शी है, अगर ये कहते हैं आज हम पाकिस्तान के अंदर बड़े-बड़े नाम सुनते हैं एक्ट्रेस के, एक्ट्रेसेस के, लेकिन उनको एक्टर, एक्ट्रेसेस शान को शान बनाने में, मीरा को मीरा बनाने में, उनको बनाने का जो पीछे का किरदार है, आज हमारे साथ वो मौजूद हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं नासिर अदीब साहब। नासिर अदीब साहब पाकिस्तान का वो सरमाया है जिसे पाकिस्तान जब तक पाकिस्तान है तब तक वो रहेंगे, उनका नाम रहेगा। उन्होंने 412 से ज़्यादा फ़िल्में पाकिस्तान को दी हैं। वो प्राइड ऑफ पाकिस्तान है, बल्कि वो फ़ख्र पाकिस्तान है। हमारे साथ मौजूद हैं नासिर अदीब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बेहद शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया। ये मेरे लिए आज़ाज़ की बात है कि आपने मेरे बेहद से टाइम। शुक्रिया। और आज हमारे साथ उसी के साथ मौजूद हैं सईद अवान साहब। सईद अवान साहब की बदौलत आज नासिर अदीब साहब तक पहुँचे हैं और सईद अवान साहब बहुत बड़े एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। मुख्तलिफ जो पर्दे के पीछे की कहानियाँ हैं, वो हमारे सामने लेकर आते हैं और हम उसको पढ़ के लुत्फ़ अंदोज़ भी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई। वालेकुम अस्सलाम। और ये नासिर अदीब साहब का ख़ुसूसी शुक्रिया कि इन्होंने पहली कॉल पे ये मोहब्बत फरमाई। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया आप दोनों का। आप दोनों मेहमान हमारे लिए बेहद काबिल एहतराम है। नासिर भाई, आज की बात आपसे शुरू करते हैं। मैं जब ये सोचता हूँ कि इतना बड़ा नाम, इस नाम के पीछे की जो जद्दोजहद है, जो इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है, नासिर अदीब साहब को नासिर अदीब साहब बनने में कितना वक़्त लगा और उसके पीछे की कहानी क्या है? समीर साहब, कहानी बहुत लंबी है लेकिन मुख्तसर करके सुनाता हूँ कि जब मैं चौथी जमात में पढ़ता था, ये उस दौर की बात है जब हमारे घर में 10 रुपए का नोट मैंने कभी नहीं देखा था। तो उस वक़्त मौज़ा सालम है, एक सालम इंटरचेंज के पास गाँव है, वहाँ एक हिंदू रहता था, उसका नाम सानी था और उसके बारे में मशहूर था कि ये लखपति है। मैं शौक रखने लगा कि लखपति कैसे होते। मैं उससे पैदल चल के 3 मील का सफ़र करके गया और मैंने सानी का पूछा तो पता लगा उसको मरे हुए 4 महीने हो गए। उसके बाद मैं उसके घर गया, उसके बरामदे, उसकी बालकोनियाँ, स्तून जो कुछ भी देखे थे, तो मुझे ऐसी कोई बात नज़र ना आई। ख़ैर मैं वापस आया तो गन्ना मंडी फुलरमान हमारा टाउन है, वहाँ आड़त की दुकान थी मेरे भाई की, तो वहाँ चचा बैठे थे हमारे, उनसे मैंने कहा कि चाचा जी सानी मर गया लेकिन अखबार में नहीं आया। तो वो मुस्कुराए, वो कहने लगे कि सानी ने कौन सा पाकिस्तान बनाया था कि उसका नाम आता अखबार में। अखबार में नाम उनका आता है जो कोई ऐसा काम करे जो नस्लों पर असरअंदाज। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तब से दिल में ख्वाहिश पैदा हुई। हाँ, तो तब से मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई समीर साहब के मैं कोई ऐसा ज़रूर काम करूँगा कि जब मैं मरूँ तो अखबार में ज़रूर ये खबर आए कि एक शख्स था जो आज इस दुनिया में नहीं रहा। इस शौक में मैंने लिखना शुरू किया। एफए कर लिया, मैं हमेशा टॉप करता था, बहुत काबिल और ज़हीन बच्चा था। मेरे वालिद साहब चाहते थे मैं माल पटवारी हो जाऊँ। मैंने अप्लाई किया कमीशन के लिए, तो वहाँ जाने का मकसद मेरा सिर्फ ये था कि मैं निशाने हैदर लूँगा तो मेरा अखबार में छपेगा, क्योंकि उस वक़्त तक सिर्फ एक निशाने हैदर मिला था मशरक़ी पाकिस्तान में। मेजर तुफ़ैल सरवर रशीद शायद उनका नाम था, तो उनके वो छपा करते थे अखबार में। मैंने कहा मेरा भी छपेगा। तो ये 61 की बात है, हम बैच में सिलेक्ट हो गए, मैं सेकंड लेफ्टिनेंट सिलेक्ट हो। मेरे साथ परवेज़ मुशर्रफ साहब भी थे, हम 2 ही लड़के सिलेक्ट हुए जिनमें एक मैं था और एक परवेज़ मुशर्रफ साहब। जब वापस आ रहे थे बस में, मुझे अभी तक याद है कि परवेज़ मुशर्रफ ने टाई लगाई थी और धारीदार कमीज पहनी थी और वो सिगरेट पीते थे। तो मेरी उनसे आगे सीट थी, वो जरा पीछे अपने दोस्त साथ गप्पे मारे। तो मैंने उनसे पूछा कि निशाने हैदर लेने का तरीका क्या है? तो उन्होंने कहा कि निशाने हैदर लेने का एक ही तरीका है कि जिस तरह जन्नत मरने के बाद मिलती है, ये भी मरने के बाद मिलता है।
ओके। समीर साहब, मैंने ये सुना तो मैं वहां से भाग गया। मैंने ज्वाइन नहीं की, मेरे ऊपर पर्चा हो गया आर्मी की तरफ से। खैर बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई। तो मैंने कहा मैं ऐसी शोहरत का क्या करूंगा जो मेरे मरने के बाद मुझे मिले। मैं शोहरत को एंजॉय करना चाहता हूँ। बिल्कुल। फिर मैंने नाम मेरा ओरिजिनल मोहम्मद नवाज है, नासिरुद्दीन मेरा ओरिजिनल नाम है। तो मेरे एक मुर्शिद थे, उनके पास गया तो मैंने उन्हें कहा जी मैं मशहूर होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मशहूर नहीं हो पाता। मैं लिखता भी हूँ और नावल भी लिखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई घास नहीं डालता, मैं क्या करूँ। तो उस दिन जब मैं गया उनके पास तो मैं ही अखबार लेकर गया। उस वक्त मशरक अखबार था। तो उसके पहले सफ़र पर बिल्कुल ब्लैक बैकग्राउंड में सदर नासिर की एक फुल पेज की तस्वीर छपी थी, जिसमें उसने दोनों अपने हाथ उठाए हुए थे और नीचे लिखा था इस शिकस्त का जिम्मेदार मैं हूँ। ये वो जंग थी जो जून 67 में इसराइल का वजीर आजम मोशे दयान था, उसने जीती। ये नहर स्वेज के मसले में नहर कब्जे में स्वेज लेने के जी बाद। हाँ जी। तो वो फरमाने लगे, अखबार ऐसे पढ़, कहते हैं तुम अपना नाम बदल लो। मैं कि बताया मैं क्या रखूं। कहते नासिर रख लो। तो मैंने कहा सर नासिर सिर्फ खाली नाम इतना अच्छा नहीं लगता, अगर आप कहें तो मैं साथ कुछ लगा लूं। तो कहने लगे नासिर के साथ जो मर्जी हो लगा लो। मैंने अदीब लगा लिया। तो कहने लगे जाओ अब आज से तुम मशहूर हो जाओगे। मैंने कहा जी ठीक है, बड़ा खुश हुआ मैं। तो वापस आके अरब इसराइली जो जंग थी उसको, इसराइल की तारीख मैंने पढ़ी। तो मैंने पहला नावल लिखा अरब इसराइली जंग की बैकग्राउंड में, और उसमें वाकयात मैंने ओरिजिनल लिए, लेकर करेक्टर मैंने अपने लिए। उस पहले नावल मेरे का नाम था वो आदमी कौन था। उसके नीचे कैप्शन था, जिसने एक रात मुझसे कहा इसराइल मेरी दाई और अमेरिका मेरी बाई मुट्ठी में है, अगर इनका वजूद चाहते हो तो यरूशलेम खाली कर। वो नावल इतना पॉपुलर हुआ, इतना पॉपुलर हुआ जिसकी कोई इंतहा नहीं। उसके बाद फिर मैंने दूसरा नावल लिखा आसिफा के नाम से, और आसिफा का जो कैप्शन था टाइटल पर वो ये था, वो आसिफा जिसके अगवा का मोशे दयान को आज तक अफसोस है। उसके बाद सर मैं नावल लिखता रहा, पॉपुलर होता गया। तो मैंने सोचा कि मैं टीवी पर चला जाता हूँ। उस वक्त नया नया टीवी जो था वो लॉन्च हुआ था। ये आप बात बता रहा हूँ मैं आपको, 67 68 रावलपिंडी में होता था उस वक्त पहले भी। मैंने अप्लाई किया असिस्टेंट प्रोग्राम प्रोड्यूसर के लिए और मैं सिलेक्ट हो गया। मेरे साथ जो और लोग सिलेक्ट हुए उनमें एक मोहम्मद निसार हुसैन थे, नुसरत ठाकर थे, जावर हयात थे। ऐसी ऐसी अजीम हस्तियां थी। हाँ, बड़े अजीम नाम थे। फिर 2 साल मैं इंडस्ट्री के चक्कर लगाता रहा एजी ऑफिस में कलर होने के बाद। और फिर रहमान वर्मा एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनको फिल्म मिली एज ए प्रोड्यूसर बताने के लिए। तो उन्होंने राइटर ढूंढा, और उनको उस वक्त राइटर ऐसा चाहिए था जो पैसे न ले। तो वो ऐसा राइटर मैं ही था। मैंने सिगरेट का पैकेट एक लेना और रोटी खाना, और मैंने कहानी लिखनी शुरू कर। कहानी लिखी। इकबाल कश्मीरी साहब मरहूम को उन्होंने डायरेक्टर लिया था। मैं इकबाल बड़े कश्मीरी साहब को कहानी, डायरेक्टर थे। हाँ जी बहुत बड़े डायरेक्टर, उनको कहानी सुनाने गया। एक तो उनका रोब मुझे कहानी सुनानी भी सही तरह से नहीं आई, लेकिन जब मैंने चौथे सीन तक पहुंचा तो कहने लगे कहानी तो खत्म हो गई। मैंने कहा सर कहानी तो अभी शुरू हुई है। तो कहने लगे देखो, जहाँ फिल्म हम खत्म करते हैं वहां से तुमने फिल्म को शुरू किया। वाह। के 16 रेड वाले आए, उसको सारे बदमाश आए, गांव में आए, हीरो के बाप को मर्डर किया, उसकी लाश को गांव के चौक में रखा, इर्द गिर्द रेड़े घुमा रहे हैं। और उसकी बहू जो थी उसने आवाज दी अपने हीरो को। वो हीरो मेले में से आया और उसने आकर लड़ाई की और उनका बेटा मार दिया। तो बैर और दुश्मनी तो बराबर हो गई। तो इससे आगे कहानी क्या चलेगी। मैंने कहा सर आप सुनेंगे तो चलेगी ना। जब इतनी बात मैंने की ना 2-3 दफा, तो उन्हें गुस्सा आ गया और कहने लगे, वो लफ्ज तो मैं नहीं कह सकता जो उन्होंने मुझे कहे थे, आप यूं समझ लेके गाली देकर तकरीबन उन्होंने कहा कि मेरे कमरे से बाहर चले जाओ। तुम्हें किसने राइटर बना दिया। ओह मैं अच्छा। हाँ जी, मैं कमरे से बाहर निकल आया और बरामदे में एवेन्यू के चलते चलते जब मैं बाहर जाने के लिए मैंने टर्न किया तो मेरी एक आदमी के साथ टक्कर हो गई। जब टक्कर हुई, जब मैंने देखा तो सामने मेरे मोहम्मद अली मरहूम खड़े हुए थे, पीछे ज़ेबा भाभी थी और उनके पीछे एक और शख्स था जिसने चश्मा पहना हुआ था। तो मोहम्मद अली साहब ने मेरे से टक्कर होती पूछा, मुन्ना क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। उस वक्त मुझे पता लगा कि मैं रो रहा था, तो मेरी हिचकी बन गई। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया, अपने कमरे में ले गए। कमरे में ले जाने के बाद पानी पिलाया, चाय मंगवाई, और फिर जो वो चश्मे वाला आदमी था ना, ऐनक नजर की बनी, उसने मेरे से कहा कि यार
वो कहानी मुझे भी तो सुनाओ जो 4 सीन सुनने के बाद उस्ताद ने कह दिया कि ये कुछ नहीं है। मैंने कहानी सुनानी शुरू की और वो सुनने लगा, और मैंने इंटरवल जब लगाया, वो आदमी उठा, उसने सिगरेट बुझाया एस्ट्रे में, उठ के मोहम्मद अली साहब के सामने एस्ट्रे पड़ा था, और उसने मोहम्मद अली साहब से जो पहला जुमला कहा वो ये था कि आगा जी मुझे ये नहीं पता कि ये राइटर कब बनेगा, लेकिन जिस दिन भी ये राइटर बनेगा उस दिन इंडस्ट्री के सारे राइटर जो हैं वो घरों में चले। उसके बाद वो मेरे से कहने लगा यार मेरे पास फिल्म कोई नहीं है, लेकिन अगर मुझे फिल्म मिली ना तो मैं तुम्हें राइटर लूंगा। उनकी फिल्म वो बना रहे थे गैरत और निशान, मैं उनके साथ रहने लग गया। वो 6 महीने उनके साथ रहा। 6 महीने के बाद वो गैरत और निशान रिलीज हुई तो वो फिल्म डेड फ्लॉप हो गई। जब डेड फ्लॉप हुई, और मैं तो ये आस लेकर गया कि आज मेरी नई फिल्म शुरू हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही कहा था कि रिलीज के दिन मैं नासिर भाई यहाँ पर मैं सईद भाई से चाहूंगा, क्योंकि ये इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आप बता रहे हैं और जो आपका पूरा सफर है, इसी को मैं एक और सवाल से कनेक्ट करना चाहूंगा। जी सईद भाई, आपका जो सवाल है वो मुझे लगता है कि यहाँ से कनेक्ट होगा, तो वो आपका क्या सवाल है? मेरा नासिर अदीब साहब से ये सवाल है। पहली बात तो ये है कि जिस तरह के इन्होंने अपने कैरियर के शुरू की नाकामियाँ और डिस्करेजमेंट, हौसला शिकनी बताई, हर कामयाब शख्स की इब्तदा ऐसे ही होती है। मुंह में सोने का चम्मच लेके आते ही किसी को कामयाबी की सीढ़ी पे कभी नहीं बैठे देखा। तो ये इनकी हिम्मत है, ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहे। दिल छोटा ने किया, इसलिए ने दिल छोटा किया कि मेरी नज़र में नासिर अदीब सच्चा फनकार था। वो पैदा ही इसी काम के लिए हुआ था, और जो बंदा जेनेटिकली जो शोभा लेके आया हो ना दुनिया में, अल्लाह ताला की ज़ात उसमें कई गुना ज़्यादा जो है वो हिम्मत पैदा कर देती है। तो मेरा सवाल इनसे यही है, जिस तरह गैरत का निशान फिल्म की इन्होंने बात की, कि नासिर भाई आप ये बताएं कि एक कामयाब फिल्म को बनाने में एक स्टोरी राइटर की कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, कितना हाथ होता है? जी बिल्कुल, इस सवाल का जवाब दूंगा। मैं इसी के एंड कर लूँ, थोड़ी सी दास्तान रह गई है। जी ठीक है। कि असगरी साहब को मैंने मुबारकबाद दी कि शायद आपकी फिल्म कामयाब होगी। मुझे नहीं पता था हिट और फेल का क्या मेयार है। तो उन्होंने मेरा हाथ झटका और कहा कि यार दफा हो जाओ, तुम मेरे लिए मनहूस साबित हुए हो। मैं तुम्हें जब राइटर लेने का लिया फैसला किया तो मेरी फिल्म ही डेड फ्लॉप हो गई। वो पहला दिन था जिस दिन मैं अंदर से टूटा, और वो पहला लम्हा था जिस लम्हे मैंने अपने अंदर एक मायूसी की कैफियत महसूस की। मैं वापस घर चला गया सरगोदा। सर्दियों के दिन थे, 12-1 बजे मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ हस्बे रवायत जाग रही थी। उसने खुशी से मुझे सीने से लगाना चाहा, तो मैंने पहली दफ़ा अपनी माँ के हाथ पकड़ लिए। सीने से नहीं लगा, और मैंने माँ से जो गुफ्तगू की वो मैं पंजाबी में सुनाऊंगा, क्योंकि मेरी माँ अनपढ़ थी और मेरे सारे भाई भी अनपढ़ थे, मैंने भी अनपढ़ थी। तो वो आपको मज़ा नहीं आएगा अगर मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट करूँगा। जी जी जी, पंजाबी प्लीज। जब उन्होंने मैंने क्या बिस्मिल्लाह मेरा पुत्र आया, तो मैं क्या माँ सारी जिंदगी तू मेरे नाल झूठ बोलिया। तू कहती से कि ये पुत्र मेरा वो है जो जदों तक जमेगा बादशाही करेगा। तो मैं क्या मैंने लाहौर च कुत्ते भी नहीं पुछते, मैं आज जलील होकर लाहौर वापस आ गया। तेरा मतलब तू मैंने कभी दिलों दुआ नहीं सी दी। वो माँ से वो वेख के ना मेरी हालत, वो माँ ने सीने ना लाया तो रोना शुरू हो गई, तो मैं भी रोना शुरू हो गया। कल कुछ देर बाद मेरी माँ ने मैंने क्या खाना, मैं क्या मैंने भुख नहीं, मैं सौ गया अपनी माँ के नाल ही सौंदा सा। तो 4 बजे का टाइम से मेरी माँ ने मैंने उठाया ते मैनू कहंदी देखिया ते कलामे पाक तकी तो रखिया पढ़ रहे सन। ते मैनू कहंदी पुत्र तू के बनना चाहता है? मैं क्या मां मैं राइटर बनना चाहना। कहंदी वो की हुंदा है? हुण मैं सोचिया कि मैं मां नूं किवें समझावां राइटर की हुंदा। ते मैं क्या मां मैं फिल्मां दीयां कहानियां लिखांगा, फिर उससे फिल्म बनेगी, वो फिल्म हिट होएगी, फिर रेडियो दे उत्ते तेरे पुत्रा दा नाम बोलेगा। ते मेरी मां कहंदी हला हला, लेकिन उन्हां दा चेहरा दस रहा सी कि उनको समझ नहीं आई मेरी बात। लेकिन उन्होंने मेरे सीने पे हाथ रखा और कहने लगी पुत्र जा लाहौर लग वन, यानी लाहौर चला जा। इंशाअल्लाह ताला एक दिन तू अपने कन्ना नाल सुन से कि मां इहो जी पुत्र मुड़ के नहीं जमे।
वाह वाह। मैं ये भी माँ की एक तसल्ली समझ के वापस आ गया। एएम स्टूडियो में मैं बस से उतरा तो बारिश हो रही थी, तो बड़ी कोशिश की कि बारिश रुक जाए और मैं घर जाऊं। मैं बुस्तामी रोड पर 25 रुपए के कमरे में रहता था, लेकिन बारिश नहीं रुकी और मैं पैदल चलता हुआ ग्वाल मंडी से, वो ग्वाल मंडी का तो बकर मंडी और ये फसलों से गुजरता हुआ, उस वक्त यहाँ कोई बिल्डिंग या वो इतनी बातें नहीं थी, मैं बुस्तामी रोड पहुंचा। अब जनवरी का महीना, शदीद सर्दी और मेरे कपड़े भी सारे भीगे, गीले और कीचड़। और मैं जब पहुंचा मैंने अपने आप को साफ किया, धोया, और धोने के बाद मैंने कपड़े नए बदले और मैं बिस्तर में लेट गया। और मुझे जब नींद आना शुरू हुई तो मुझे एक कुत्ते के बच्चे की रोने की आवाज़ आई। बड़ी कोशिश की कि सो जाऊं, लेकिन उस कुत्ते के बच्चे का रोने का अंदाज जो था, उसने मुझे ऐसे लगा जैसे उसकी गर्दन पर किसी का पाँव है। मैं आखिरकार उठा, बाहर उसी तरह बारिश हो रही थी, वो 17 सीढ़ियां थी, मैं उतर के उसी बारिश में भीगता हुआ जब मैं आवाज की तरफ चला तो कुछ दूर जाकर मुझे पता चला कि कुत्ते का बच्चा गटर में गिरा हुआ। मैंने बड़ी कोशिश की कि पाँव मैंने नीचे लटकाया कि मैं इस बच्चे को उठा लूं, लेकिन जब वो मेरे पाँव से लगे तो उसका चीखना बंद हो जाए, लेकिन जिस समय मैं पाँव ऊपर उठा तो वो फिसल कर नीचे जा गिरे। मैं अपने पाँव को गंद से भी बचाना चाहता था, लेकिन मुझे पता चला कि इस तरह कुत्ते के बच्चा नहीं निकलेगा। मैं गंद में उतरा और मैंने उस कुत्ते के बच्चे को उठाया और मैंने सीने से लगाया तो समीर साहब यकीन करें, वो ऐसे मेरे सीने के साथ लग कर चुप कर गया जैसे कई दिनों का भूखा बच्चा माँ की छाती से लगकर चुप कर गया। मैं उसे ऊपर ले गया, मैंने उसे धोया, धोने के बाद मैंने उसे अपने तौलिए से साफ किया। जब मैंने फर्श पर रखा, क्योंकि मैं नीचे सोता था, मेरे पास वो चारपाई नहीं थी, तो मैंने देखा वो इतना शिवर कर रहा था। मैंने कहा अगर इसको गर्मी ना लगा पहुंचाई थी, ये मर जाएगा। अब मैं उसको गर्म नहीं कर सकता था। वो नुक्कर में 16-17 कहानियों की मेरी फाइलें पड़ी थी, वो सारी मैंने उठाई, उनके कागज फाड़ के उसके इर्द गिर्द मैंने एक ढेर लगाया और आग को आग लगा। उसको आग की तपश पहुंची, वो कुत्ते का बच्चा ना आंखें बंद करके ना वहीं निडाल सो गया। मैंने उसको उठाया, मैंने अपने पाँव में रखा और रात में उस कुत्ते के बच्चे के साथ सो गया। सुबह जब मैं उठा, समीर साहब आप भी सुन रहे हैं और सईद साहब भी सुन रहे हैं, और ये मैं जुमला हमेशा बोलता हूँ, मुझे कलमा मोहम्मद की कसम कि जब मैं सुबह उठा तो मैं वो नासिरदीन नहीं था जो मैं सोया था। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं कोई बहुत बड़ी चीज बन गया हूँ। तो मैंने नीचे से लस्सी का गिलास मंगवाया, एक बंद मंगवाया, आधा खुद खाया, आधा उस कुत्ते के बच्चे को खिलाया, वो चला गया। मैं अब वो राख साफ कर रहा हूँ कि एकदम मेरी कमर में एक आदमी का मुक्का लगा, कहता उठो। अब मैं जो देखा तो पीछे वही ऐनक वाला शख्स खड़ा हुआ था जिसका नाम हसन अस्करी था। तो वो मुझे कहने लगे तुझे मुबारक हो, फिल्म मिल गई। समीर साहब वो मुझे लेके नीचे उतरे, रिक्शा मालीपुरे जाना था, 3 रुपए किराया तय किया। जब एक पाँव अस्करी साहब अभी जिंदा हैं, जब उन्होंने रिक्शे में पैर रखा तो टर्न लेके मेरे से पूछते हैं पैसे हैं ना, मैंने कहा मेरे पास नहीं। तो कहने लगे मेरे पास भी नहीं है। उन्होंने भी पैर वापस कर लिए। कहने लगे यहाँ कोई वापस है जो साइकिल किराए पे दे दे। मैंने कहा जी मेरी दुकान में जो कोई होगी, मेरा वाकफ कोई नहीं। वहां से अस्करी साहब पैदल मुझे इस्लामिया पार्क ले आए, वहां उनका घर था। वहां 4 आने घंटा पर साइकिल ली, मैं डंडे पर बैठा और अस्करी साहब मुझे लेके मालीपुरा गए। वहां प्रोड्यूसर से मुलाकात हुई, उनको कहानी सुनाई, उनको पसंद आई और उन्होंने अस्करी साहब से पूछा कितने पैसे लेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो मर्जी दे दें, इन्होंने क्या करना है जो। तो उसने यूं 4 उंगलियां आगे की, कहता ठीक है। मैंने कहा जी ठीक। उन्हें 101 रुपया मुझे एडवांस दिया। मैंने समझा 400 रुपए की फिल्म साइन हो गई है। अगले दिन पता चला कि फिल्म 4000 रुपए की साइन। तो वो फिल्म बनी सर, और फिल्म बनने के बाद वो लगी, वो फिल्म वैशी जट थी जिसने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को उल्टा के रख दिया। और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। जी हाँ। तो उसके बाद फिर जब मैं अवार्ड लेने गया, क्योंकि उसके बाद मेरी तूफान लगी, वो भी सुपरहिट हुई, फिर आखिरी मैदान लगी, वो भी सुपरहिट हुई, जग्गा गुजर लगी, वो सुपरहिट हुई, लौरी बादशाह लगी, वो सुपरहिट हुई, राजू राकट लगी, वो सुपरहिट हुई, और फिर मौला जट लगी, वो आपके सामने है। तो जब मैं मौला जट का अवार्ड लेने जा रहा था तो
अजहर मिर्जा के अजहर महमूद, ये मुझे सही याद नहीं है वो उनका नाम था, वो कंपेयर थे, तो उन्होंने अनाउंस ये किया कि लोग कहते हैं रियाज शायद मर गया, मैं कहता हूँ रियाज शायद जिंदा है, सिर्फ उसने पंजाबी में लिखना शुरू कर दिया है। तो जब मुझे अवार्ड देने लगे तो उनका ए ओ पुत्र मां दा जिहो जिहा पुत्र मां मुड़ के नहीं जमेगी, तो मुझे अपनी वो मरहुमा मां याद आ गई जिसने मुझे बचपन में कहा था उस वक्त 4-5 साल पहले कि लाहौर लाग वंज इंशाल्लाह तू एक दिन अपने कन्ना नाल सुन से एहो जिहा पुत्र मां नहीं जमेगी। तो ये दास्तान तफसील से मैंने इसलिए सुनाई कि जो व्यूअर्स नासिर अदीब बनना चाहते हैं, जो व्यूअर्स ये चाहते हैं कि हम ऐसा काम कर जाएं जो नस्लों को मुतासर करे, तो उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उसके लिए सेकंड लेफ्टिनेंट की नौकरी भी छोड़नी पड़ती है, असिस्टेंट प्रोग्राम प्रोड्यूसर भी छोड़नी पड़ती है, झाड़ें भी खाना पड़ती हैं, फाके भी काटने पड़ते हैं, पैदल भी चलना पड़ता है, रोना भी पड़ता है और बातें भी सुननी पड़ती हैं। और किसी का दुख बांटने के लिए, एक कुत्ते को बच्चे के बचाने के लिए एक गटर में भी उतरना पड़े तो उतर जाना। ये जितनी इज्जत मुझे मिली इसकी दो वजूहात हैं, एक मेरी माँ की दुआ और एक उस कुत्ते को जो मैंने बच्चे को बचाया। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी किताब में एक जुमला लिखा कि अगर एक कुत्ते के बच्चे को मुसीबत से निकालने के बाद अल्लाह मुझे नासिर अदीब बना सकता है, अगर आप किसी इंसान के झुके सर को उठा दे तो ये 1 लाख सजदों से बेहतर काम। वाह 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 बेशक। नासिर साहब, यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समीर भाई। जी जी सारी वो इनका जवाब मेरा अभी थोड़ा सा बाकी है। सही साहब का सवाल था नहीं, उससे पहले ये जुड़ा हुआ सवाल है। मेरा सवाल अब और होगा क्योंकि जिस तरह की आपकी कंटिन्यूटी गुफ्तगू की है उसी सवाल इमर्ज होंगे। मेरा अब सवाल ये है कि वैशी जट जो थी ये फिल्म इंडस्ट्री का भी एक टर्निंग पॉइंट थी, आपके लिए भी, फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी। उसके बाद जो है वैशी जट में आपने गंडासा जो है वो मुतारफ करवाया। वो गंडासा जो है वो अरूज पे फिल्म मौला जट वो गई, जो पूरी दुनिया में जो है उसने वो फिल्म ने जो है वो पाकिस्तान का भी, फिल्म इंडस्ट्री का भी, आपका भी नाम रोशन किया। मेरा सवाल ये है, आप पे इल्ज़ाम लगता है कि आपने तशद्दुद पर मबनी जो है एक गंडासा जो है, यानी आपने वायलेंस को मुतारफ करवाया। तो गंडासा जो है वो क्या सिंबॉलिक था? जी, गंडासा जो था बुनियादी तौर देखें, लोग कहते हैं वैशी जट मौला जट के लोगों को डायलॉग क्यों याद है, उसका भी आज मैं भी उसको जवाब दूंगा। और ये कि गंडासा किस चीज़ का सिंबल है ये भी मैं आपको बता दूंगा। गंडासा उन लोगों की जुबान थी जिनको बोलने नहीं दिया जाता। ये उन लोगों के लिए उठा था जिनको उनका अपना हक नहीं दिया जाता। ये उन लोगों के लिए मैंने गंडासा निकाला था जो इस सिस्टम के साथ जो हमारे मुल्क में उस वक्त भी था और आज भी है और नहीं बदल सकता। ये उस बुढ़िया की आवाज के लिए था जो हाउस बिल्डिंग से 1 लाख रुपया कर्ज ले, 90,000 रुपया पे कर दे, 10,000 की डिफॉल्टर हो जाए तो उसके मकान को सील करके नीलाम कर दिया जाता है। और यहाँ लोग हजारों करोड़ों अरब रुपए लूट कर चले गए और वो जब आते हैं तो उनके बारे में यहाँ तक जज कह देता है इनको गिरफ्तार करने से 10 दिन पहले बताएं कि आप ऐसे गिरफ्तार करें। ये था वो गंडासा। ये आप कहते हैं मेरे ऊपर इल्जाम है कि मैंने वायलेंस को फैलाया, मैं कहता हूँ यही मेरे लिए फख्र की बात है, इसलिए कि मैंने तो सारी जिंदगी जितनी फिल्में लिखी एक हदीस पर लिखी। और वो हदीस क्या थी? और वो हदीस कुदसी है कि जुल्म को जहां देखो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोको, जुबान से भी नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल में बुरा समझो। सबसे मजबूत ईमान ये है कि आप बुराई को हाथ से रोके। मेरे हाथ जिस मर्जी हो हीरो को उठा लो, वो बुराई के खिलाफ लड़ेगा और बुराई के खिलाफ जब लड़ेगा तो गंडासा भी उठाएगा, कत्ल गार्द भी होगी। और सही साहब, हक के रास्ते पर चलने वाले को हुसैन बनना पड़ता है और हुसैन बनने के बाद सर नेज़े पर भी लटकता है, चादरें भी उतारी जाती हैं ज़ैनब की, नंगे पांव कूफे तक सफर भी किया जाता है और किसी को चादर से सर ढकने की जरूरत नहीं होती। तो मैंने तो अभी तक वो मंजर नहीं दिखाया जो आलम इस्लाम में हक की खातिर हुसैन ने हमें दिखाया।
किसी बच्चे को 6 महीने को मैंने गले में तीर नहीं मारा, कभी किसी सर को उतार कर उसको नेज़े पर नहीं लटकाया, कभी किसी नंगे सर लेके इतना सफर नहीं करवाया। मैंने सिर्फ ये बताया कि अगर तुम ज्यादती देखो तो उसे बर्दाश्त ना करो, ज्यादती को बर्दाश्त करना भी ज्यादती। हाँ जी, शमीर भाई को क्वेश्चन। नासिर भाई, आपकी जो बातें हैं, जो आप लिखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपको आज सुनने के बाद मैं समझता हूँ आप कहीं बड़ा मुकाम आपका जो इंसानियत के मर्तबे में मैं आपको समझता हूँ कि आपका है। माशाल्लाह से आपकी जो बातें हमारे आजकल की जो नौजवान नस्ल है, जो शायद सिर्फ बॉलीवुड की वो चंद फिल्में देखकर बड़ी अपने आप को फिल्म स्टार समझती है, आप जैसे हकीकी लोगों का इस माशरे में होना कितना अहम है, आपकी बातें सुन के ज़रूर हमें समझ आता है। मैं जानना चाहूँगा नासिर भाई, आप इतने बड़े राइटर हैं, 400 से ज़्यादा आपने फ़िल्में लिख ली, लेकिन आपका भी तो कोई पसंदीदा राइटर होगा जो आपकी मोटिवेशन बना हो, जिसको आप पढ़ते हो, समझते हो कि यार मैं ऐसा बनूँ? देखिए जी, मैं फॉलोअर तो मैं किसी का भी नहीं हूँ, मेरा अपना स्टाइल है, आपके सामने है जी। और मेरा उस्ताद भी कोई नहीं है। लेकिन आपने पूछा मेरा पसंदीदा राइटर कौन है। मेरा सबसे पसंदीदा राइटर जो है उसका नाम है अल्लाह जल्ल जलालुहू, जिसने किताब लिखी जिब्राइल के जरिए भेजी, इसको कहते हैं कलाम पाक। मेरे मकालमों को देख लें और कलाम पाक को देख लें, ये मकालमों में रिद्म मैंने कलाम पाक से सीखा। आप देखें कलाम पाक की जो मर्जी सूरत पढ़ लें आपको उसमें रिद्म मिलेगा, वो रिद्म मैंने वहां से सीखा। कहानियां किस तरह तलाश की जाती है ये मैंने सूरह यूसुफ से सीखी, जिसमें अल्लाह ताला ने खुद कहा अपने नबी से कि ये अहसनुल कसस है, ये कहानियों में सबसे अच्छा किस्सा है। आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उस पूरी सूरत को पढ़ें, आपको एक बाप का प्यार मिलेगा, एक बेटे से उसके प्यार मिलेगा, भाइयों की आपस में मोहब्बत मिलेगी, भाइयों का आपसे हसद में मिलेगा, दो औरतों का भी आपस में हसद मिलेगा। फिर आपको उनके जुल्म सितम भी नजर आएंगे कि भाई कहते हैं कत्ल कर दें, एक भाई ऐसा है आपको पास से मिलेगा जो कहता है कत्ल न करो, कुएं में फेंक दो। फिर आपको एक जुलेखा मिलेगी, एक मोहसन की बीवी जिसने उसे पाला, और एक उधेड़ उम्र की औरत एक नौजवान पर आशिक हो जाती है, और फिर उसका ये कहना कि मैं मोहसन को धोखा नहीं दे सकता और उससे बचना, और फिर अल्लाह से दुआ करना कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा, वरना मैं इनके जाल में फंस जाऊंगा, और फिर उसी आदमी का बादशाह बनकर आना और भाइयों को उसके सामने सदका लेने के लिए जाना। आप सोचिए इसमें कितनी कहानी। दुनिया का कोई ऐसा जज्बा, कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो सूरह यूसुफ में आपको ना मिलता हो। नासिर साहब, पहले सवाल पे हम फिर दोबारा आ जाते हैं। अब यहाँ से जुड़ा हुआ कि एक कामयाब फिल्म के पीछे एक कहानी की कामयाबी, एक फिल्म की कामयाबी में कहानी की कितने % कंट्रीब्यूशन जो है वो होती है? आपका ये सवाल जो है ये बड़ी दफा मेरे ऊपर किया गया। मैं एक बात करता हूं कि आपने तो परसेंटेज की बात की है ना। एक कामयाब, एक अच्छी और जिंदा जावेद फिल्म के पीछे सिर्फ राइटर होता है सईद अवान साहब, सिर्फ और सिर्फ राइटर होता है। मेरा एक जुमला गौर से सुने, बेहतरीन से बेहतरीन डायरेक्टर, हाँ वो नजरुल इस्लाम हो, वो महबूब आजम हो, वो फैसल बीडी मिल हो, कमजोर स्क्रिप्ट को हिट नहीं करवा सकता, बड़े से बड़ा डायरेक्टर। लेकिन एक मजबूत स्क्रिप्ट छोटे से छोटे डायरेक्टर को। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से मेरा एक सवाल शमीर भाई इजाजत है? जी सर, आप प्रोफेशनलिज्म के मेरे क्वेश्चन है। देखें नासिर अदीब साहब, फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर और फाइनेंसर में फ़र्क है। आपकी जो शुरा फाक फिल्म मौला जट है, उसके जो प्रोड्यूसर थे वो थे सरवर भट्टी साहब। क्या सरवर भट्टी साहब ने भी आपको कोई आइडिया दिया था, या सिर्फ ये कहा कि बाजी एक कहानी लिख दो, मैं एक फिल्म बनानी है मौला जट? तो क्या प्रोड्यूसर का रोल तो ये है कि खुद एक पूरा जो है उसका प्लान जो है वो सामने वो पेश करता है कि ये मेरा ख्याल है, आप इस पे कुछ काम करें? जी, वो क्या हालात थे? सरवर भट्टी साहब जो हैं, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि मेरा उनके साथ बेपनाह इख्तिलाफात है, हमारी बोलचाल भी नहीं है और अरसा दराज से नहीं है।
आप यूँ समझ लें कि मौला जट और चंद मरियाम के बाद मैंने उनके लिए काम करना छोड़ दिया कि दोस्त ने मेरे से मजबूरी में काम करवाया था। उनकी मैंने हक मैर फिल्म के डायलॉग लिखे थे और स्क्रीन पे लिखा था। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको कहूँ कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई कंप्लीट प्रोड्यूसर है तो वो सिर्फ 3 या 4 हैं और उनमें सर फहरिस्त जो है वो सरवर भट्टी है। उसको डिफाइन करें, अच्छे प्रोड्यूसर की क्या खूबियात है? अच्छे प्रोड्यूसर की ये पहचान है सर कि वो फिल्म बनाते वक्त ये नहीं देखता कि मेरा पैसा कितना लग रहा है, वो सिर्फ ये देखता है कि जो मैं बना रहा हूँ वो उस तरीके से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये पहली पहचान है एक अच्छे प्रोड्यूसर। नंबर 2, उस प्रोड्यूसर में ये क्वालिटी होती है कि हर किस्म के फनकार से उसके साथ ऐसी डीलिंग रखता है कि उससे बेहतरीन वो ले सकता है और ये उसमें बदर्जा उत्तम मौजूद है कि वो अगले का दी बेस्ट ले लेता है। ये दूसरी खूबी। और तीसरी खूबी ये है कि लोग फिल्म बनाते हैं कि ये मेरी इतने की बनेगी, इतने की बिक जाएगी। ठीक है। सरवर भट्टी फिल्म बनाता है कि ये मैंने पहले फिल्म बना रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बनाऊंगी, दुनिया से मुख्तलिफ बनाऊंगी। और उसने बनाई और फिर जो फिल्म भी बनाई उसने पहले से मुख्तलिफ करने की बनाई। और इसलिए नहीं बनाई कि मुझे इतने पैसे मिल गए, इसलिए बनाई कि ये फिल्म मेरी इज्जत में इजाफा करे। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि प्रोड्यूसर को कहानी की सेंस होना बहुत जरूरी है, वरना फिर कोई बदमाशी पे लिख देगा, कोई फांसी पे लिख देगा, कुछ कर देगा। सरवर भट्टी को कहानी की सेंस है। और मौला जट जो शुरू हुई इसके लिए वो अपने साथ 3-4 सीनों का एक आइडिया भी लेकर मेरे पास आए। मैंने उस आइडिया को डेवलप किया, जिसके बाद उन्होंने ये माना बंद कमरे में कि मौला जट की कामयाबी में 90% आपका हाथ था, लेकिन बाहर जाकर मैं नहीं माना। मुझे उनकी ये साफ गोई अच्छी लगी। मैंने कहा जी फिर मैं आपके साथ अंदर काम नहीं करूंगा और हम अलग हो गए। लेकिन उसकी खूबियां अपनी जगह पर। मौला जट आप सुनकर हैरान होंगे कि अगर सरवर भट्टी का प्रोड्यूसर ना होता तो आज मौला जट भी ना होती। अच्छा। वो इसलिए कि जब मैंने स्क्रिप्ट मुकम्मल करके अल्लाह जन्नत बख्शे यूनुस मलिक साहब को दिया तो उन्होंने उसको पढ़ने के बाद अगले दिन कहा कि नासिरुद्दीन ने कहानी बहुत अच्छी लिखी है, डायलॉग कुछ नहीं। सरवर भट्टी साहब ने उनको ये कहा कि यूनुस साहब ये मिट्टी है या सोना, मुझे पसंद है ये डायलॉग, आप दयानतदारी से स्क्रीन पर चढ़ा दें। और उसने बाकी दयानतदारी से स्क्रीन पर चढ़ाया। वाइंड अप पर आकर फिर झगड़ा हुआ। मेरा वाइंड अप वो था जो फिल्म में चल रहा है। यूनुस मलिक इसके अगेंस्ट थे। वो कहते थे कि मेरा जो टाइटल है वो शुरू से एक बात कह रहा है कि मैं नूरी नाथ से कहता है मैं तेरी भैन भी ले जानी ते लत भी ले जानी दोस्त के बदले। तो जब वो वाइंड अप बोला है बहन तो लेकर गया तो लत क्यों छोड़कर जाएगा, अगर लत छोड़कर जाएगा लोग गालियां देंगे। तो मैंने उसे कहा कि अगर नूरी नथ की टांग इसने काट दी तो यूं समझ लो सरवर भट्टी का गला कट गया। ये लिहाजा झगड़ा रहा। उन्होंने दोनों वाइंड अप पिक्चराइज किए, वो भी और ये भी, लेकिन सरवर भट्टी ने वही वाइंड अप चलाया जो मेरा लिखा हुआ था। तो मैं ये समझता हूँ कि मौला जट के वजह से अल्लाह ताला ने मुझे बेपनाह इज्जत दी और एक्टरों को भी दी, सरवर भट्टी को भी दी और यूनुस मलिक साहब नासिर साहब आप की बातें समीर ने भी दानिश्वराना बातें हैं आपकी, इसमें शक भी कोई नहीं। लेकिन आप फार्मूला फिल्मों के साथ ही क्यों स्टिक हो गए? आप क्यों नहीं रोमांस या दूसरा सॉफ्ट जो सोशल फिल्में उस दौर की चल रही थी, उर्दू की तरफ आपका रुझान क्यों नहीं हो सका? और इधर मेरा एक और पहले इस सवाल का जवाब दे लूं। उर्दू का इसलिए नहीं लिखी सर कि मेरे एक प्रोड्यूसर थे सजाद, उनका नाम था, ये सदीक उनका नाम था, सजाद पिक्चर के मालिक थे, आप यकीनन जानते होंगे। जी जी। तो उन्होंने उनके उनके लिए फिल्म लिखी 2 बीघा जमीन, वो फिल्म सुपरहिट हो गई। अगले दिन जब मैं गया तो वो बड़े परेशान और उदास बैठे थे। तो मैंने कहा मियां साहब क्या बात है, आप उदास है? कहता है यार मैं एक उर्दू फिल्म भी बनाना चाह रहा हूँ, तो परेशान मैं इसलिए कि तुम्हारी डीलिंग इतनी अच्छी है, तुम्हारे साथ मोहब्बत भी हो गई है, राइटर मैं तुम्हें लेना चाहता हूँ, लेकिन काश तुम पढ़े लिखे होते। तो मैंने कहा मियां साहब मैं डबल MA करने के बाद इंडस्ट्री में आया हूँ, लेकिन वो मेरी फिल्में ऐसी हैं कि उनको देख के लोग यही समझेंगे या राइटर या बदमाश होगा या अनपढ़ होगा, पत्नी क्या होगा। इंटरेस्टिंग। तो उसके बाद सर मैंने उर्दू की फिल्में MA रशीद साहब के साथ मैंने कातिल की तलाश लिखी, मैंने नसीब लिखी, मैंने खतरों के खिलाड़ी लिखी,
ये तीनों सुपरहिट फिल्में थी। फिर मैंने हसनैन के लिए इंसानियत के दुश्मन लिखी, वो सुपरहिट फिल्म थी। अपनी फिल्म जब मैंने एज ए डायरेक्टर बनाई पहली, उसका नाम दुनिया देखेगी था, वो सुपरहिट हुई और वो रोमांटिक फिल्म थी। ये नहीं कि वो मैंने कातिल की तलाश सुधीर साहब की फिल्म थी गालबन। जी, वो उसकी बात कर रहा हूँ, सुधीर साहब की जी जी। और फिर मैंने एक फिल्म सूदी बाट के लिए, हमारे ऊपर इल्जाम था कि सूदी बाट हमेशा वो बनाता है फिल्में, उसके लिए दिल फिल्म लिखी जिसमें एक कत्ल भी नहीं था, एक थप्पड़ था सिर्फ, और सुपरहिट थी। ये बात नहीं है। लेकिन अब आपने ये कहा कि मैं स्टक हो गया, मैं स्टक नहीं हुआ। बदकिस्मती से मैं उस इंडस्ट्री में पैदा हुआ जिस इंडस्ट्री में जहनों से ज्यादा चेहरों की कीमत थी। दैट्स द पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। और मैं मजबूर हो गया, क्योंकि मैं अपने बच्चे थे, उनको पढ़ाना भी था, घर भी बनाना था, ठीक घर है। भी बना के दिया, बच्चों को आला तालीम भी दी। लिहाजा देखे, मेरे पास ताजमहल के कई नक्शे थे, लेकिन मुझे बनाने के लिए किसी शाहजहां की जरूरत थी। वो शाहजहां नहीं था, मेरे ताजमहल मेरे पास रहे। वाह। नासिर भाई, मेरा आपसे यहाँ पर ये सवाल होगा, आपने बेतहाशा फिल्में बनाई जैसे आपने वक्तन फवक्तन बताया भी, तो ऐसी कौन सी फिल्म थी जिसको बनाने के बाद आपने अपने आप पर फख्र महसूस किया और आपने कहा कि हाँ यार, ये फिल्म थी जो मैंने बनाई है, जिसके बाद जो मेरा मकसद था जिंदगी का या एक राइटर बनने की ख्वाहिश थी वो पूरी हुई? समीर साहब, मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जब एंटर हुआ तो मैं 3 कहानियां लेकर एंटर हुआ। इसके अलावा जितनी कहानियां लिखी, मैं समझता मैंने एक ही कहानी लिखी, क्योंकि हर कहानी का इंटरवल ये होता था, मैं तेनू नहीं छटांगा, और वो सुल्तान राय का इंटरवल होता था। वो जो 3 कहानियां मैं लेकर आया था, उसमें से एक कहानी मैंने प्रोड्यूसरों को सुनानी शुरू की, जिसने भी सुनी बेपनाह तारीफ की, लेकिन उसने कहा ये हम बनाएंगे नहीं, आप कोई और कहानी सुनाए। तो एक प्रोड्यूसर थे बख्शराई गाबा साहब, सईद साहब जानते हैं, आप नहीं जानते हो। जी 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 जी, तो जी, हाँ, उनको मैंने वो कहानी सुनाई। उन्होंने एक्सक्यूज मी, क्योंकि वो अक्सर कहते थे यार कोई नई चीज लाओ। मैंने नई कहानी सुनाई, कहने लगे यार कहानी बहुत अच्छी, लेकिन सेंसर नहीं होगी। मैं कहा जी मैं गारंटी करना सेंसर भी होगी और सुपर हिट भी होगी। जो काफी बहस हुई तो मैंने कहना तो फिर अपनी कोठी बेच के बना ले, तेन पता तो है कि सुपर हिट होने बना ले। लो जी, मैं वहां से उठा, मैं वहां गया अपना AM स्टूडियो। तो वहां मेरे एक दोस्त अब्दुल्ला चिल्ली, उसको कहते हैं, सॉन्ग राइटर है, सईद साहब उसे भी जानते हो। उसे मैंने कहा यार फिल्म बनानी है। कहते जी बिस्मिल्लाह। मैं कहा तुम्हारे पास कितने पैसे? कहते जी मेरे पास 10,000 रुपए। मेरे पास उस वक्त 7,000 रुपए थे। मैंने कहा ठीक है। सुल्तान राय साहब के साथ पास गए, आसिया बेगम के पास गए, मुशर्रफ कुरैशी साहब के पास गए, और मसूद अख्तर साहब के पास गए, आलिया के पास गए। सबसे इज्जत करते थे, सबसे कभी एंड पे पैसे देंगे, लेटर लेने। उनका लेटर की जरूरत नहीं, आपकी बात पर एतबार है, हम काम करने के लिए तैयार। हमने फिल्म बनानी शुरू कर दी। मैं अपने असिस्टेंट को डायरेक्टर दे लिया, जो पहले हसन असगर साहब को असिस्ट करते, इरशाद साजिद उनका नाम था। फिल्म बन गई, फिल्म सेंसर में गई, फंस गई। फिर दोबारा भेजी, फिर बैन। तीसरी बार भेजी, फिर बैन। चौथी बार भेजी, फिर बैन। बैन पे बैन, 6 साल का अरसा गुजर गया। तो बख्शी साहब कहते हैं, मैं कहता सर नहीं सेंसर होनी, तो मैं कह जी मैं हूं तो फिर कह रहे हैं कि सेंसर होगी। वो कुदरत खुदा के सदर ज़ियाउल हक ने तमाम स्टेक होल्डर्स को GHQ में बुलाया। ये भी सही साहब को याद होगा जी, सही साहब याद है ना, बुलाया था जी 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 जी, पता। उनमें मैं भी था और यूनुस मलिक साहब भी थे। तो मुझे याद है कि जहाज साहब ने हर एक को थोड़ा थोड़ा टाइम दिया, तो मुझे भी 2 मिनट मिले। तो मैं गया, तो मैंने जाते ही कहा कि जनाब ज़ियाउल हक साहब, आपने फैसलाबाद रेडियो का इफ्तिताह करते हुए एक जुमला बोला था जिसकी लीड छपी थी कि मैं रेडियो पाकिस्तान पर खुश हूँ, किसने मेरी कौम का रुख काबे की तरफ मोड़ दिया। मैंने कहा मैंने आपका यह जुमला सुनकर एक फिल्म बनाई, और वो फिल्म बनाने के बाद आपने तो सिर्फ काबे की तरफ उनका रुख मोड़ते देखा था, मैंने अपनी कौम को काबे के अंदर हजरे अस्वद तक पहुंचाया है। लेकिन ये आपके जो सेंसर बोर्ड के चेयरमैन है डॉक्टर सफदर महमूद साहब, ये 6 साल से मेरी फिल्म बैन करके बैठे। तो ज़ियाउल हक ने हर एक की तकरीरों का जवाब दिया। तो मेरी जब बारी आई तो उन्होंने कहा कि नासिर की जो फिल्म है, इसको कल सेंसर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। अब डॉक्टर सफदर महमूद साहब ने क्या किया
17 आलम बुलवा लिए, शिया के भी, सुन्नी के भी, बरेलवी भी, चकड़ालवी भी, वहाबी भी, देवबंदी भी, नक्शबंदी भी, तमाम जमातों के सरबराहों को उन्होंने लेटर लिखा। आ गए, उन्होंने फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद उन्होंने सर्टिफिकेट पर लिखा कि इस फिल्म को 1 फुट की कटिंग के बगैर रिलीज किया जाए। ठीक है सर जी। लेकिन सफदर महमूद साहब ने क्या किया कि 4200 फिल्म काट के मुझे दे, उसको हमने जोड़ जाड़ के लिंक बना के फिल्म रिलीज जब की तो उस वक्त आधे एक्टर मर चुके थे उस फिल्म के, और जो ड्रेस उन्होंने पहने हुए थे वो ड्रेसेस भी का स्टाइल भी खत्म हो गया था। लेकिन आप बिलीव करें, इसके बावजूद वो फिल्म सुपरहिट हुई, और ना सिर्फ सुपरहिट हुई बल्कि उस पर मुझे नेशनल अवार्ड मिला। ठीक है जी। उस फिल्म का नाम था ये आदम, आदम के नाम से रिलीज हुई थी। जी। तो और इस फिल्म के बारे में मैं अखबारों में इश्तिहार दिया करता था कि अगर अल्लाह क़यामत के रोज मुझसे सवाल करेगा कि तूने अगले जहान के लिए क्या किया, तो मेरा जवाब होगा मैंने फिल्म ये आदम लिखी। तो उसको कभी गौर, अगर टाइम मिले तो जरूर देखिएगा। फिर उसके नेशनल अवार्ड देने के लिए आज के वजीर दाखिला जनाब शेख रशीद साहब अवारी होटल में आए, और मुझे जब अवार्ड दिया, इनके हाथों से मैंने अवार्ड दिया, मैंने कहा जी मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ। तो माइक उन्होंने मुझे दे दिया। मैंने माइक पर कहा कि शेख रशीद साहब, ये वो फिल्म का अवार्ड आप मुझे देने आए हैं जिसको 7 साल आप लोगों ने कहा कि ये नाकाबिले नुमाइश है, ये नहीं दिखाई जानी चाहिए, और आज आप मुझे उसका 25,000 रुपया भी दे रहे हैं और अवार्ड भी दे रहे हैं। ऐसी मुनाफिक हुकूमत से मैं अवार्ड नहीं लेता, ये अवार्ड मेरे असिस्टेंट को देता। और मैंने नहीं लिया। इनकी फिल्म जो ये आदम थी ना जी, ये उस दौर का जो एक फार्मूला टाइप फिल्में चल रही थी ना जी, उसमें ये फिल्म कंट्रोवर्शियल भी हुई, लेकिन ये बिल्कुल ही एक नई कहानी, नई जोहत के साथ ये फिल्म जो है वो पेश की गई थी, इसलिए जो है वो अवार्ड की बात कर रहे हैं। एंड ही डिजर्व, वो डिजर्व। और 3 फिल्मों जो मैं 3 कहानियां लिख के ले आया था, उसमें एक रिलीज हुई है ये आदम, 2 मेरे पास है अभी भी। और उनमें से भी मैंने एक ही प्रोड्यूसर को सुनाई थी, सईद साहब उस प्रोड्यूसर को भी जानते हैं, उनका नाम है मियां खालिद फिरोज। तो उनको मैंने कहानी, हाँ जी, तो मैंने उनको कहानी सुनाई, उन्होंने बेपनाह तारीफ को कहा यार मैं बनाता तो नहीं, लेकिन ये तुम्हारा स्क्रिप्ट जब भी लग गया सुपरहिट होगा। लेकिन वो अभी मुझे उस प्रोड्यूसर की वही बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि ताजमहल के नक्शे तो है मेरे पास, शाहजहां नहीं। वाह। ताजमहल की बात हुई है, नासिर भाई मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का जो वक्त था वो काफी शॉर्ट होता है हमेशा, लेकिन आज जो आपकी गुफ्तगू है, दिल चाह रहा है इसको चलने देना चाहिए। मेरा सिर्फ आपसे ये सवाल होगा कि आपने बार बार इसकी ताजमहल की बात की, इंडियन और पाकिस्तानी फिल्मों में आपकी नजर में वाज़ेह फर्क क्या होता है? अच्छा सवाल। वाज़ेह फर्ज प्रोफेशनलिज्म का, और प्रोफेशनलिज्म से मुराद ये है कि समीर भाई, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में मैंने राज किया एज ए राइटर आपके सामने जी। मेरी हैसियत ऐसी थी एज ए राइटर जैसे आर्मी चीफ की मुल्क के अंदर होती, मेरे बगैर ना कास्ट होती थी, मेरे बगैर ना फिल्म शूट बनती थी, कुछ भी नहीं होता था, डायरेक्टर भी मेरे बिल्कुल अंडर होते थे। लेकिन आप यकीन करें, मैं बड़े दुख के साथ ये सच बोलने पर मजबूर हूँ कि मुझे भी जब प्रोड्यूसर से पैसे लेने होते थे तो मैं अपनी जरूरत बताकर पैसे लेता था। तो मैंने उस वक्त 88 में, मसूद भट्ट जिंदा डायरेक्टर, कभी उसका इंटरव्यू करें तो पूछेंगे, नासिरुद्दीन से बात की थी मैंने 88 में उसे कहा था, मैंने कहा मसूद भट्ट, जिस रवश पर तुम लोग चल रहे हो, ना अपनी कीमत बढ़ाते हो, ना अपनी अपने अंडर फनकार की बढ़ाते हो, एक वक्त आएगा जब तुम्हारे पास फिल्में नहीं रहेंगे, प्रोड्यूसर तलाश करोगे, इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। और वो बर्बाद हो गई। वही हाल है, वही हाल हुआ। मैंने धर्मेंद्र के पास जब गया था कहानी लिखने के लिए, तो उसने मेरे से पहला सवाल ये पूछा कि आप पाकिस्तान में कितने पैसे लेते हैं। ये 88 की बात बता रहा हूँ। ओके। तो उस वक्त मैं 88 में सबसे ज्यादा जो पैसे मुझे दिए थे वो दिए थे सजाद गुल ने 1,20,000, हसीना 420 के। उससे ज्यादा मैंने नहीं पैसे लिए थे, वरना कोई 80,000, कोई 60,000, कोई 50,000, पर मुझे जो देता था मैं ले लेता था। ये नजरुल इस्लाम साहब की फिल्म थी? ये नजरुल इस्लाम साहब की नहीं, ये सूदी भट्ट की थी। नजरुल इस्लाम साहब वो काले चोर थी, वो काले चोर थी। वो काले चोर थी।
तो वो फिर ऐसा हुआ कि मैंने सोचा मैं क्या बताऊं, तो मैंने पहली मर्तबा झूठ बोला अपने पैसों के सिलसिले में। तो मैंने कहा जी हाँ मैं तकरीबन 1.5 लाख रुपया लेता हूँ। आप यकीन करें उसने इतने जोर से हैं कही कि मैं डर गया। तो उसने कहा नासिरुद्दीन जितना काम तुमने पाकिस्तान में किया है और जैसा काम किया है, अगर हिंदुस्तान में किया होता तो आज मेरी कोठी के साथ तेरी 2 कोठियां होती। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने उसे फ्री कहानी लिख कर दी, मैंने फ्री कहानी लिख कर दी। मैंने कहा मैंने इसके पैसे नहीं लेने। बड़ा उसने बोला, मैंने कहा नहीं ये यहाँ मैंने एक कहा मिनट नासिर साहब, देखे समीर भाई उन्होंने जो बात की वो बड़ी गौर तलब है इस लिहाज से कि उन्होंने कहा जी कि 2 कोठियां होती। बात ये है कि जिनकी कामयाब फिल्मों की कहानियां इन्होंने लिखी उनकी 4-4 बन गई जी हाँ और राइटर गरीब ही रहा। राइटर उनकी बन गई, लेकिन वो राइटर जो है जिसकी वजह से ये सारी कामयाबी मिली वो फाइनेंशियली जो है इन्हीं हालात से गुजरते हैं। क्योंकि मेरी आंखों देखे में ये हाल है, सारे हमारे म्यूजिक डायरेक्टर जो हैं, जो नगमा निगार हैं, कहानी नवीस हैं, जिस तरह ये है आज भी ये सब इसी भाई तरह 2-4 आज भी आपकी बात काट कर कहता हूँ, आज भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री भारत से आगे जा सकती है। आज भी शर्त एक ही है कि राइटर को खुशहाल कर दो और उसके कलम को आजाद कर। जी जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सईद भाई, मेरा आपसे सवाल यहाँ पर होगा, क्या वाकई तौर पर ये जो नासिर अदीब साहब इतने बड़े राइटर हैं लेकिन अभी भी पाकिस्तान में जो फिल्में बन रही हैं, क्या अभी भी ऐसा ही होता है राइटर्स के साथ, वही उनको डिवैल्यू करने का, उनके कलम को रोकने का, उनके फाइनेंशियल रिसोर्स को आगे बढ़ने का क्या वजह है? क्या इनसिक्योरिटीज है डायरेक्टर्स को या प्रोड्यूसर्स को जो राइटर को आगे नहीं बढ़ने देता है? देखिए समीर भाई, चूँकि मैंने 25-28 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता। एक सहाफ़ी जो है वो एक एडिटर के पास भी जाता है इंटरव्यू के लिए, डायरेक्टर, स्टार, राइटर, ये वो सारे अरूज व ज़वाल देख के ये मैं बात कर रहा हूँ। नुक्ता फिर यही है जो उन्होंने बयान किया नासिर साहब ने कि यहाँ जो है प्रोफेशनलिज्म नहीं है। जब तक आप प्रोफेशनल नहीं होंगे तब तक जितने सेगमेंट्स जो हैं एक फिल्म के साथ जुड़े हुए उन सब को जो है आप बूस्ट अप नहीं करेंगे, एनकरेज नहीं करेंगे मॉरली और फाइनेंशियली भी, तब तक जो है वो शोभा जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। आपकी मिसाल भी ले लें, आपकी ये सारी काविश जो रात को बैठे हुए हैं तो उसकी अगर कोई हौसला अफजाई फैसल मलिक साहब या वो ना करें या आपको 4 आने भी ना दें तो वो भूखा शेर कितनी देर लड़ सकता है। तो इसलिए जो है आज फिल्म इंडस्ट्री के जो हालात हैं वो मैंने पिछले अपने इंटरव्यू आपको कहा था कि एक तो अहद होता है, सियासी जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो ऐसी खेती तैयार करती हैं जिसमें वो फसल जो है वो तैयार हो, एक तो वो भी नहीं है। ये राइटर है मसूद भट्ट साहब, अल्ताफ हुसैन साहब और दीगर, आप भी जाके एवेन्यू स्टूडियो में बैठे फारग बैठे हुए हैं, इन जैसे बड़े राइटर भी बैठे हुए हैं, कहानी लिख सकते हैं, अभी भी उनमें पोटेंशियल भी है, एनर्जी भी है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि ये सिलसिला ऊपर तक जाता है। एक फाइनेंसर आए या प्रोड्यूसर आए, वो पैसा लगाए तो वो क्यों लगाए? आगे सिनेमा नहीं है, आगे जो है आपने व्यूअरशिप तोड़ दी है, डिस्करेज किया हुआ है एक आपका जो मजहबी तबका है वो, बल्कि एंटी फिल्म जो है ना वो पाकिस्तान की जो है वो सोच जो है वो कर दी गई है। तो इसलिए सिनेमा दम तोड़ रहा है, थिएटर दम तोड़ रहा है, फनून लतीफ़ा दम तोड़ रहा है। और ये ज़रूरी है कि पिछले इंटरव्यू में नासिर साहब मैंने एक बात इनको कही कि देखिए मेरे मुताबिक आप इसको ज़रा ऐड कर दीजिएगा कि इंडिया की जो दुनिया में एक पॉजिटिव वर्थ है ना, उसमें एक ताजमहल और एक उनकी फिल्म इंडस्ट्री है। ऐसा ही है। मैं कुवैत में जब था तो एक वीडियो शॉप में एज ए सेल्समैन काम करता था, तो वहाँ मैं कोशिश करता था कि मैं उनको आईना, बंदिश, इस तरह की बड़ी अच्छी फिल्में जो हमारे अरब कस्टमर आते थे
या दूसरे आते थे तो उन पे करे, तो वो बस वो कहते थे कि नहीं जी फिल्म हिंदी जो है वो दे दें, ये है वो है। इस तरह जो है उनके फनकार जाते हैं, करोड़ों रुपया लेते हैं, दुबई, यूएसए, यूके, पूरी दुनिया में। कभी हमारा भी नाम था कि नासिर साहब जिस दौर की बात कर रहे हैं, ये कभी हमारा भी नाम था। मैं इनकी मालूमात में इजाफा कर दूं कि कुवैत में एक गरनाता सिनेमा होता था, वहाँ एक हफ्ता पूरा जो है वो पाकिस्तानी फिल्में जो हैं वो रिलीज हुई। एक दिन शमा, फिर अगले दिन आरजू, फलां फलां। तो इतना रश और फैमिलीज थी कि आप सोच नहीं सकते उस मुल्क में। तो सिनेमा का अरूज रहा, लेकिन इसको जवाल जो है वो देने में नॉन प्रोफेशनल लोग जो हैं, यदि यूं समझ लें, मैं बात खत्म करता हूं कि प्रोड्यूसर की जगह जो है फाइनेंसर्स आ गए, मुजरा ग्रुप वाले आ गए, जिसकी वजह से फिल्म का हुस्न जो है वो खत्म कर दिया गया। नासिर साहब के इंटरव्यू को ये एक समरी ले लेते हैं कि नासिर साहब की बड़ी जिदोजहद है। बशीर नियाज साहब हैं, अजीज मेरठी साहब हैं, अनवर कमाल पाशा हैं, इस तरह बहुत टॉप के जो हैं वो राइटर और भी हुए हैं। नासिर साहब की तरह और भी जो है ना जी, वो ब्रेड एंड बटर के चक्रों में क्वालिटी को भी सफर कर गए। इसमें नासिर साहब ने भी इतनी फिल्में, वो 400 जो आप गिन रहे हैं, मुझे तो पता है जी, मैं तो होता भी था स्टूडियो में। वो एक्शन पे एक्शन, सेम रिपीटेड, सेम स्टोरी, सेम। हाँ, ये आदम इनकी जो है वो बड़ी अछूती फिल्म थी, लेकिन फार्मूला फिल्मों पे चलते चलते रहे बड़े स्टार। सुल्तान रईस साहब ने भी, आज सारे सलाम करते हैं, मुझे तो अब सुल्तान बड़े आर्टिस्ट थे, लेकिन मैं ये कहता हूँ अजब गुल की तरह के सुल्तान रईस साहब ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बूस्ट ही नहीं सिर्फ दिया, मैं समझता हूँ जवाल की तरफ भी लेके गए, क्योंकि वो फिल्में कितनी देर तक चल सकती हैं। नासिर अदीब साहब की भी यही इन्होंने लिखी कहानी, फार्मूला टाइप वही आते रहे। गाने जिस तरह गुज्जर की चले फिल्में नई बड़ी चल रही हैं, वो रिकवरी हो रही है फाइनेंस की, नतीजा ये होगा फिल्म इंडस्ट्री बैठ गई, कोई नया मौजू नहीं, अब वो खाली हाथ बैठे हुए। ऐसे ही ऐसे ही। तो जी नाजरीन, आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। आज हमारे साथ पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम मौजूद थे, नासिर अदीब साहब और सईद अवान साहब, जो कि सईद अवान साहब को तो मैं कहूँगा कि आप हमारी और नशिस्तों में हमें एक रुतबा बख्शें कि आपके साथ हमारी नशिस्त इंशाल्लाह, सबके साथ जितना भी आप करेंगे मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों का भी बेहद शुक्रिया जो आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। आप हमारा थेस्पियंस फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल लाइक कर सकते हैं और हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं कि आज का आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।